जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त कैसे हैं? आशा करता हूं कि पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और हम बखूबी बहुत अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर को आसानी पूर्वक समझ रहे हैं और कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा मैथ का सेशन है और हमने पिछले ही सेशन में आपको यूक्लिड की ज्योमेट्री यानी यूक्लिड की ज्यामिति 9th क्लास 5 चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति को हमने समाप्त कर दिया है। अच्छे पूर्वक उसको समझ लिया है, सभी प्रश्नों को कर भी लिया है। अब यहाँ से दोस्त एक नए चैप्टर का आगाज़ होता है और इस चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल, जिसे आप हिंदी में रेखाएं एवं कोण कहते हैं। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं सेशन को। एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं और आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्त देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त, इसमें आपको बहुत सारे शब्द मिलने वाले हैं। आपके पास बहुत सारे शब्दावलियाँ जो होते हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं। उन शब्दों को समझने वाले हैं, अच्छे पूर्वक समझेंगे। पुनः जब इसे हम समझ लेंगे तो इन शब्दों को हम किस प्रकार अपने प्रश्नों में उतारें ये हम सीखेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपना लाइन एंड एंगल चैप्टर। आप देख सकते हैं दोस्त, आपके 6.1 में भूमिका दिया हुआ और 6.2 में आधारभूत पद और परिभाषा, यानी कि कुछ भूमिका के बारे में आइए कुछ बातें कर लेते हैं। मतलब कि आप जो यह चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। अब सबसे बड़ी बात होता है कि ये रेखाएं होती क्या हैं, ये लाइन होते क्या हैं। तो आपने जस्ट अभी 5वां चैप्टर समाप्त किया है दोस्त, यूक्लिड ज्यामिति। उसमें आपने यूक्लिड के द्वारा दिए गए कुछ शब्दों का परिभाषाएं पढ़ा आपने दोस्त। उसमें आपने बिंदु के बारे में पढ़ा, लाइन के बारे में भी इवन आपने पढ़ा, उनकी परिभाषाओं के बारे में। तो क्या था, एक बार रिवीजन कीजिए, देखिए, सुनिए। बिंदु के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिंदु एक ऐसा सर्कल है, वृत्त है, जिसका कोई त्रिज्या है ही नहीं। और लाइन के बारे में उन्होंने कहा कि एक ऐसी आकृति है जो सिर्फ लंबाई हो, जिसकी चौड़ाई नहीं हो। ये क्या होता है? लाइन होता है। यह मोटा मोटी आपने लाइन के बारे में, बिंदु के बारे में जाना दोस्त। उसी प्रकार कोण क्या होता है दोस्त? जब दो, ध्यान में रखिएगा, जब दोस्त जब कभी भी कोण का निर्माण होगा तो कम से कम दो लाइन की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक लाइन से कोण का निर्माण नहीं हो पाएगा, होगा, परंतु एक बिंदु को उस लाइन पर निरूपित करना पड़ेगा। आइए समझते हैं। कोण का निर्माण के लिए दोस्त आपको मिनिमम दो लाइन की आवश्यकता ही पड़ेगी। जब दो रेखाएं एक खास तरीके से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या एक दूसरे को मिलेंगी, तो उससे जो निर्माण होता है वो कोण का निर्माण होता है। और ये सभी चीजें आप जो पढ़ने वाले हैं, ये आप सभी चीजें आप ज्यामिति से संपर्क है, यानी कि इनका ज्यामिति से संबंध है। आइए कुछ बिंदुओं को देखते हैं और उनके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लाइन सेगमेंट, आप देख सकते हैं दोस्त लाइन सेगमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम रेखाखंड। अब देखिएगा रेखाखंड होता क्या है। सबसे पहले लाइन को देखिए। लाइन आपने समझा था दोस्त, लाइन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, लाइन उन्होंने सिंपल ये कहा था कि लाइन एक ऐसी आकृति है जिसका सिर्फ और सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। तो लाइन यही होगा। क्या होगा? जिस ऐसी आकृति जिसका सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई न हो, उसे हम लाइन कहेंगे या रेखा कहेंगे। परंतु उससे दो और शब्द निकल कर आते हैं, एक रेखाखंड और एक किरण। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड वो होता है दोस्त, एक ऐसी रेखा, ये जो रे है, किरण है या रेखाखंड है, ये निकली हैं लाइन से ही निकली हैं। परंतु रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड एक ऐसा रेखा जिसका दो अंत बिंदु या दो सीमित बिंदु हो। मतलब हम ये कहना चाहते हैं दोस्त, समझिएगा, मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि अगर आप रेखाखंड को समझना चाहते हैं
तो सिंपल बात यही है कि एक ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु या सीमित बिंदु हों। अब इसके हमने दो सीमित बिंदु दिखा दिया, इसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड या फिर लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। अब उसमें एक और पॉइंट आता है किरण। क्या आता है दोस्त, किरण, या यूं कहें रे। अब ये क्या होता है, जिसका एक अंत बिंदु हो और दूसरे तरफ से आप उसको कितना भी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। समझेंगे दोस्त, किरण वो है जिसका एक, यानी अब देखिए इसका दो बिंदु हुआ ना, अब इसका दोनों सॉरी दोस्त, इसका दोनों बिंदु क्या है, शांत है, मतलब सीमित है, मतलब इनका अंत बिंदु है। समझेंगे, जब किरण की बात करेंगे तो सिर्फ इनका एक शांत बिंदु रहेगा और दूसरी तरफ से ये आप इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, वो किरण हो जाएगा। यानी कि अगर आपको एक नंबर में आ गया कि किरण वो है, नीचे ऑप्शन दे देगा जिसका दो शांत बिंदु हो, दो सीमित बिंदु हो, या एक सीमित बिंदु हो और एक तरफ से बढ़ाया जा सके, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जिसको एक बिंदु उसका शांत हो और दूसरी तरफ से उसको बढ़ा सके। अगर आप इस पर थोड़ा विचार करेंगे ना दोस्त कि ये आखिर किरण लिया कहाँ से गया है, तो आपको यह विचार थोड़ा थोड़ा आपकी सूर्य की किरणों से मिलता जुलता नजर आएगा। समझेंगे कैसे, कैसे देखिएगा। ऐसा समझिए कि सूर्य वहां से प्रकाश निकल रहा है, यानी कि सभी प्रकाशों का अंत कहें या वहाँ का उत्पत्ति कहें तो सब कुछ किरणों का वहीं से, सूर्य से ही उत्पत्ति हो रहा है। और वह किरण सूर्य से निकलती हैं, दूसरे तरफ बढ़ते जाती हैं। तो हमारा वही तो है दोस्त। एज्यूम कर लीजिए ये सन पॉइंट है, एज्यूम कर लीजिए सन पॉइंट है, यहीं से किरण का उत्पत्ति हो रहा है और एक तरफ आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। और यह किरण विभिन्न विभिन्न ग्रहों पर, यानी कि हमारे पृथ्वी पर आती है, जिसे हम सूर्य का किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य किरण बोलते हैं। आप उससे भी किरण को रिलेट कर सकते हैं। हमने आपको लाइन समझाया, लाइन सेगमेंट समझा दिया, रे समझा दिया। अब आइए समझते हैं संरेख बिंदु क्या होता है। संरेख बिंदु क्या होता है और असंरेख बिंदु क्या होता है, आइए समझते हैं। समझिएगा दोस्त, जब संरेख बिंदु हम समझ रहे हैं, संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट, जब कोई भी एक से अधिक बिंदु एक ही दिशा में सपाट अवस्था में, सपाट दिशा में सजे हों, क्या हो दोस्त, सजे हों, तो वो संरेखी बिंदु कहलाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, क्या यह बिंदु, यह बिंदु एक समान दिशा में है, समान दिशा में और सपाट में है कि नहीं? मतलब समान दिशा में, एक ही दिशा में सजे हुए हैं और यह सपाट है। मतलब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी हैं बिंदु, ये सब एक दिशा में है और सपाट अवस्था में। ये बिंदु जब इस अवस्था में आपको कोई भी कितने भी बिंदु मिलेंगे, उसे हम संरेखीय बिंदु कहेंगे। यानी परिभाषा जब बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं, एक से अधिक बिंदु जब एक ही दिशा में और सपाट अवस्था में सजे हों या उनको अंकित किया गया हो या उनको स्थित किया गया हो, ऐसे बिंदुओं को हम संरेखी बिंदु कहते हैं। अगर आप वहीं पर दोस्त असंरेखी बिंदु का बात करेंगे, असंरेखी बिंदु का बात करेंगे तो दो से या एक से अधिक वैसे बिंदु जो आपको एक सपाट अवस्था में एक ही दिशा में नजर न आए। अब समझिएगा, अब ये इसके साथ तो है, इसके साथ तो ये दोनों बिंदु सीधा है, परंतु जब इससे जोड़ने जाएंगे तो क्या आपको ये सभी बिंदु एक सपाट अवस्था में लग रहा है? नहीं। तो ये बिंदु कैसे हो जाएंगे? असंरेखी। कैसे हो जाएंगे दोस्त? असंरेखी। आइए चलिए चलते हैं आगे।
हमने रे समझा, लाइन सेगमेंट समझा, लाइन समझा, कोलिनियर पॉइंट समझा और नॉन कोलिनियर पॉइंट समझा। आइए चलते हैं, अब समझते हैं। आइए कुछ यहाँ पर कुछ और पॉइंट है दोस्त, इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या है एक बार देख लीजिए स्लाइड में, अब उसे हम आपको समझाएंगे। देखिएगा क्या क्या है। पहला है दोस्त, बोल रहा है एंगल। क्या बोल रहा है दोस्त? एंगल। एंगल यानी कि हमने शुरू में ही आपको बताया था, जब दो लाइनें किसी एक खास अवस्था में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों या एक दूसरे से मिलती हों तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्त? उसे हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। अब आइए देखिए जरा, क्या हम यह दो रेखा ले लिए हैं इस प्रकार और हमने बोला है कि यह दोनों एक खास स्थिति में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों या फिर एक दूसरे से मिलती हों, तो क्या यह ऐसे मिल जाएगी तो यह भी एंगल बन जाएगा, या ऐसे मिल जाएगी तो भी यह एंगल बन जाएगा, या फिर ऐसे मिल जाएगी तो भी यह एंगल बन जाएगा। यही है दोस्त एंगल। मतलब अगर कोई पूछे कि एंगल का डिफिनीशन दीजिए तो आप क्या बताएंगे? सिंपल यही बोलेंगे कि जब कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हों या फिर एक दूसरे पर इस प्रकार मिलती हों तो उनसे जब जो चीज़ निर्माण होता है उनके बीच, वो कोण होता है। क्या होता है दोस्त? कोण होता है। अब आइए साइड या आर्म पढ़ते हैं। किसी भी आकृति का दोस्त, कोई भी आकृति हो, जो आकृति जिस आकृति का निर्माण जिन कुछ भी लंबाइयों से मिलकर हुआ है उसे हम साइड कहेंगे या भुजा कहेंगे। मतलब कोई भी आकृति हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो, उसका जो आकृति हैं उनका जो निर्माण हुआ है, जिन लेंथ से, जिन लाइनों के मिलने के पश्चात एक आकृति का निर्माण हो रहा है, उससे हम क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक कोण का निर्माण होता है तो जिन के द्वारा कोणों का निर्माण होता है उसे हम भुजा कहते हैं। बहुत अपने अपने तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्त। भुजा वो भी हो सकते हैं जो कोणों का निर्माण कर रहे हैं, उसे हम भुजा कर सकते हैं। वहीं वर्टेक्स का बात आएगा दोस्त, या शीर्ष का। जब दो लाइनें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर जहां पर मिलती हैं, उस बिंदु को वर्टेक्स कहते हैं। सिंपल दो लाइनों के बारे में लेकर चलते रहना है दोस्त। वर्टेक्स क्या होगा? शीर्ष। जब एक लाइन दूसरे लाइन को प्रतिच्छेद करती है या फिर दूसरे लाइन पर मिलती है तो जो बिंदु उभयनिष्ठ होता है, समझेंगे, थोड़ा समझेंगे दोस्त। यहाँ पे अगर आप ये हम दो लाइनों की बात कर रहे हैं दोस्त, देखिएगा ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। क्या यह बिंदु जो यहाँ पर है, इसी को तो हम शीर्ष कह रहे हैं, तो क्या यह बिंदु इसके लिए भी है और यह बिंदु इसके लिए भी है? तो यह बिंदु मिलने के पश्चात, यहाँ पर मिलने के पश्चात ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये इसे हम क्या कर सकते हैं? शीर्ष का नाम दे सकते हैं। अब दो शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष आपने पढ़ा, यही है उभयनिष्ठ शीर्ष, और शीर्ष भी इसे नाम दे सकते हैं। एक होता है उभयनिष्ठ भुजा। आइए उसके बारे में बताते हैं, उभयनिष्ठ भुजा क्या होता है। उभयनिष्ठ भुजा के दो आपको चीज देखने होते हैं। आइए दो चीज क्या है देखिएगा। अब ये कोई एक एंगल है दोस्त, इस एंगल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर हम उभयनिष्ठ भुजा के बारे में बताने वाले हैं और उभयनिष्ठ बिंदु के बारे में। अब समझिएगा, ये कोई एंगल है और इस एंगल को एक दूसरी लाइन इस प्रकार डिवाइड कर देती है। ये θ1 हो जाता है और θ2 हो जाता है। ये पूरा मान लीजिए θ3 है, समझेंगे दोस्त। अब इस θ3 जो एंगल है, ये दोनों लाइनों के बीच में है और एक तीसरी लाइन आई, इसको अलग अलग या सेम कोणों में विभाजित कर दिया। अब समझेंगे कि इस एंगल का निर्माण के लिए ये रेखा चाहिए ही चाहिए और इस एंगल के निर्माण के लिए ये भी रेखा चाहिए। मतलब कि आप जब दो अलग अलग कोण हैं,
उनका निर्माण हो रहा है, परंतु उन दोनों कोणों को बनाने के लिए अगर कोई एक भुजा कॉमन हो रही है, दोनों में मिल रही है, आप समझेंगे, थीटा 2 को निर्माण के लिए यह भी जरूरी है और थीटा 1 के भी यह भी जरूरी है। तो जो ये ए और बी है, जो ए और बी है, और ये आपका सी मान लीजिए, ये आपका डी मान लीजिए, तो ए और बी जो रेखा हो जाएगी ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त? उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो आप तो बोल रहे थे सर कि एक पहचान होता है, वो पहचान क्या है? तो आइए समझते हैं पहचान क्या है। जब आपको आसन कोण नजर आए, अब आसन कोण क्या होता है आगे बताएंगे, फिलहाल अभी दिमाग में थोड़ा डाल लीजिए। जब आपको आसन कोण मिलने लगे और एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाए जहां पर आपको कोई भी कोण दे दे और बोल दे कि उभयनिष्ठ भुजा बताइए, तो उभयनिष्ठ भुजा वही होगी जब आपको आसन कोण दिखे और उसका उभयनिष्ठ बिंदु दिखे, वो रेखा कहलाएगी उभयनिष्ठ भुजा। क्या कहलाएगी दोस्त? उभयनिष्ठ भुजा। अब समझेंगे दोस्त, ये हो जाएगा अपने आप में आसन कोण हो जाएगा। आसन कोण जो दोनों एक साथ कोण का निर्माण कर रहे हैं एक रेखा के द्वारा, और यह बिंदु हो जाएगा उभयनिष्ठ बिंदु। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी और इसके लिए भी ये क्या है? उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर जो बिंदु है ये इसके लिए भी हो जाएगा और इसके लिए भी हो जाएगा और इसके लिए भी हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ भुजा वो भुजा होगी जब हम किसी कोण में आसन कोण दिख रहा है और प्लस उभयनिष्ठ बिंदु दिख रहा है, तब जाकर उस रेखा को हम उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। यह और क्लियर होगा जब हम आपको थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब। आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से, एकदम स्लोली समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी शब्दों का प्रयोग आपके प्रश्नों में होगा। उभयनिष्ठ शीर्ष समझ गए, उभयनिष्ठ भुजा समझ गए, शीर्ष क्या होता है, आर्म क्या होता है, कोण होता है क्या समझ गए। चलिए यहाँ पर हम आपको कोण बताएं किस प्रकार बनते हैं। कुछ कोणों का प्रकार होता है, आइए उन कोणों को, उन प्रकारों को समझते हैं, जानते हैं। देखिएगा, टाइप ऑफ कोण: न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। इन पांचों पॉइंट को आपको समझाएंगे दोस्त, उसके बाद सेशन समाप्त करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे एक अनदर टाइप ऑफ एंगल, यानी कि एक एंगल कोण के और भी प्रकार होते हैं, वो दूसरे टाइप के होते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट सेशन से देखेंगे। आइए चलिए चलते हैं, चलिए आइए। देखिएगा दोस्त, पहला है हमारा न्यून कोण। क्या है दोस्त? न्यून कोण। समझेंगे, न्यून कोण उसे कहते हैं जो जिस कोण का मान, या जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक खास स्थिति में मिल रही हैं तो उनके द्वारा जो कोण का निर्माण हो रहा है वो 90 डिग्री से कम हो। किससे कम हो दोस्त? 90 डिग्री से कम हो। किससे कम हो? 90 डिग्री से कम हो। ये न्यून कोण है और ये 90 डिग्री है। यह 90 डिग्री से ये चिन्ह है, क्या कैसा चिन्ह है? फिलहाल यह चिन्ह यह बता रहा है कि जो न्यून कोण होते हैं वो किससे कम होते हैं? 90 डिग्री से। और इसका जब आकृति आप बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार बन सकता है। अब ये जो भी एंगल होगा यह 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा दोस्त? 90 डिग्री से कम होगा। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक होता है समकोण। क्या होता है दोस्त? समकोण। आइए समझते हैं। जब एक लाइन दूसरी लाइन पर लंब अवस्था में हो, किस अवस्था में? लंब अवस्था में, या जब एक लाइन एक क्षैतिज अवस्था में हो और दूसरी लाइन उसके पर ऊर्ध्वाधर अवस्था में हो, एकदम परफेक्ट ऊंचाई में हो दोस्त, उससे जिस एंगल का निर्माण होता है वो होता है, क्या होता है दोस्त? समकोण। इसे हम बराबर 90 डिग्री कह सकते हैं और इसका आकृति इस प्रकार हो सकता है।
अब आइए पढ़ते हैं दोस्त। एक होता है अधिक कोण, अधिक कोण, समझेंगे दोस्त। अधिक कोण उसे हम कहते हैं जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो। किससे अधिक हो दोस्त? 90 डिग्री से अधिक हो। अब 90 डिग्री से अधिक तो 762 भी हो सकता है, 720 भी हो सकता है, 320 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। तो क्या सभी कोण अधिक कोण हो जाएंगे? नहीं दोस्त, यहाँ पर थोड़ा बदलाव करेंगे। क्या करेंगे? हम मान लेते हैं अगर अधिक कोण थीटा है, सपोज कर लेते हैं अधिक कोण थीटा है, तो जो थीटा का मान होगा दोस्त वह 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। समझेंगे दोस्त? अधिक कोण हमेशा 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। अब आइए चौथा पॉइंट पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं